कुत्ते के बच्चे किराए के कातिल, मुसलमानों की सबसे बड़ी इस्लामी तहरीक के ऊपर पाबंदी, पोप की वफात और ईरान में बहुत बड़ा धमाका। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कुत्ते के बच्चे के बारे में बात की है। देखें, ये आपको पता है फ़लस्तीन के अंदर जो जंग वगैरह जारी है, अक्सर लोगों को फ़लस्तीन की तरहीब जो हालात है उसके बारे में पता नहीं है, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन का पता नहीं है। मैं फ़लस्तीन के इलाके में 2 मरतबा जा चुका हूँ, मैं पहले भी कई दफ़ा कहा था। उसमें मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गया 2 दफ़ा जाने से, लेकिन कम से कम मैं उन लोगों से ज़्यादा बेहतर जानता हूँ जो वहाँ कभी भी आज तक नहीं गए और सिर्फ ऑनलाइन बैठ के अपने व्यूज़ लेने के लिए बात कर रहे होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बेवजह जाकर इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो जो है यूट्यूब पे मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जो फ़लस्तीन का इलाका है वो 2 हिस्सों में तकसीम है, एक है गज़ा का इलाका, एक है वेस्ट बैंक का इलाका। आप इसको इस तरह कह सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान जब बांग्लादेश जो है था पाकिस्तान का हिस्सा था ना, एक था मगरबी पाकिस्तान, एक था मशरक़ी पाकिस्तान, बाद में जब 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसी किस्म के हालात जो हैं, इसी किस्म के मामला जो हैं, वो इस फ़लस्तीन के इलाके हैं। और मैं आपको पहले पता है कि डिवाइड एंड रूल, जहाँ जहाँ ये ब्रिटिश जो हैं गए हैं, उन्होंने इस तरह के मामला डाले हैं, आज उसका हमारा पूरी दुनिया भुगत रही है। तो उसमें जो मामला ये है कि जो जो फ़लस्तीन का जो जो सही अथॉरिटी है, जो वो वेस्ट बैंक है जहाँ ज़्यादा आबादी रहती है, वहाँ का जो सदर जो है वो महमूद अब्बास है। वो 2005 से वहाँ का सदर है। ये वो जो है ये पहले यासिर अराफात आता है। यासिर अराफात के बाद आपको सब जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो आप जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वो यासिर अराफात जो जब फ़लस्तीन का नाम आता था ना, तो यासिर अराफात की तस्वीर सामने आती थी, हमें पता था ये फ़लस्तीन के बारे में न्यूज़ है, यानी वो बहुत सिंबल बन चुका था फ़लस्तीन के बारे में। उसके बाद ये महमूद अब्बास जब वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया 2005 में, और आज तक ये वहाँ का सदर आता जा रहा है। वहाँ मैं गया लोगों से मैंने कहा बात भी की है इसके बारे में। कोई लोग इससे खुश हैं, कोई लोग खुश नहीं है। देखें, हमारे मुल्क के अंदर भी कई लोग सियासी तौर पे कई मामले से खुश नहीं होते। लेकिन एक इलाका वेस्ट बैंक का सॉरी एक इलाका जो है गज़ा के ऊपर वहाँ पे हमास की आप कह सकते हैं एक मुकम्मल तौर पे उनका होल्ड है। लोगों का आलमोस्ट यरगमाल बनाया हुआ। वहाँ पे पिछले दिनों में एहतजाज भी हुआ था कि लोग हमास से खुश नहीं हैं, बल्कि जिन्होंने एहतजाज भी किया था हमास के लोगों ने उनका मार मुड़ भी दिया। यानी एक किस्म का खौफ का इलामत है, खौफ का वहाँ आलम है, कहते हैं गज़ा के अंदर। अब अक्सर लोग बात करते, देखो जी वहाँ पे जो जो महमूद अब्बास बैठा हुआ ना, वो सिर्फ जो कहते हैं वो इस्राइल का पपेट है या मगरबी दुनिया का पपेट है, ये है तो वो जो सही बंदे वो हैं। कोई मसला ये है कि हमारी कौम को बचपन के अंदर एक ऐसा जहर घोल दिया गया कि हमें हर चीज़ अपने खिलाफ कहते हैं साजिश नजर आती है, और जो चीज़ कहते हैं जो जो मामला दूसरे होते हैं, हम कहते हैं ये देखो जी ये चीज़ ठीक है। वो जहाँ पे कहते हैं क्योंकि हम हर चीज़ के अंदर अपने आप को विक्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, विक्टिम ढूंढ रहे होते हैं, वो कहते हैं ये सब कुछ हो गया। कोई इंतखाब पसंदी जो है इस तरह के मामला जो है ना हमारे ज़हन में डाल दी। फिर हम दूसरी बात करते हैं इस्लाम जो है बड़ा ही पुरअमन मज़हब है। अब इससे बाद में ये नहीं कह रहा कि मैं इसराइल वाले ठीक है, बात ये वाली नहीं है। बात कहने की ये कि भाई आप ये जानना पड़ेगा कि एक आम इंसान क्या चाहता है। तो उसका मैं ये बात लंबी होती जा रही है, मैं बात लंबी करना नहीं चाहता। जो महमूद अब्बास है उसने यही कहा है, जो हमास वाले हैं उन्होंने कही हमास वालों को कहा भी आपने वहाँ जो यरगमाल बनाए हुए हैं, जो वहाँ पे इसराइली कैदी जो हैं और जो दूसरे जो कहते हैं अमेरिकन कैदियों को रहा करो भाई, ताकि इसराइल के पास कोई जवाब ना रहे वहाँ हमला करने का। क्योंकि इसराइल के पास वो जवाब है ना, वो जो हमला करता है, कितने मासूम बच्चों को जान जा रही है, आम मासूम बच्चों को जान जा रही है, उससे क्या हासिल हो रहा है। तो वो उसने फिर ये बात करते हुए अपनी तकरीर के अंदर इनके लिए कुत्ते का बच्चे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ليش بدناش نسلم الرهين الامريكيه؟ طب يا اولاد الكلب سلموا البهاء اللي عندكم هدول وخلصونا من الشغله. سدوا ذرائعهم، سدوا ذرائعهم، خلصونا. ووفرت لهذا الاحتلال المجرم ذرائع مجانيه لتنفيذ مؤامراته وجرائمه في قطاع غزه، وكان ابرز هذه الذرائع حج الرهائن. ليش حط सन ऑफ बिचेस उसने कहा कि इनके हवाले करो ताकि इसराइल के पास कोई जवाब ना रहे, क्यों मासूम बच्चों को जान जा रही है। दूसरी उसने ये भी कहा कि इस इलाके पे ऐसा जो रियल अथॉरिटी जो हमारी होनी चाहिए, क्योंकि सियासी कुव्वत हम है ना, मैं सदर हूँ तो मेरी यहाँ हुकूमत होनी चाहिए। तो उस बारे में उन लोगों ने एक मिक्स किया, उसके बारे में जो कहते हैं रिस्पॉन्स आया। लेकिन ओवरऑल चीज़ उसकी बात करने वजह तो है, लेकिन देखा जाए जो बंदा कहते हैं कि जो बंदे जिनके पास ताकत का वो म्यार नहीं होता, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। उसके बाद ताकत का कोई चक्कर नहीं है, हमास वाले सुनते कोई नहीं है, वो मामला ये है। दूसरी बात ये कि ये एक बहुत बड़ी एक और किस्म की गेम है। लेकिन आपके सामने में हकीकत नहीं, मेरी कोशिश ये थी कि आप ये जान सके ओवरऑल सिचुएशन वहाँ पे क्या है। जो आप कभी भी आप अपने आप से खुद ही सवाल कर लें, जो कुछ वहाँ हमास पे कर रही, जितना मर्जी अपने आप को मजलूम शेयर कर लें, जितना मर्जी आप टिकटॉक पे जो मर्जी वीडियो शेयर कर लें, यूट्यूब पे कर लें, कभी भी ऐसे कोई ज़्यादा पहले कभी भी नहीं मिली, आज तक और आज आगे जाए कोई मिलने का चांस नहीं है। आप कश्मीर का हाल चेक कर सकते हैं, कश्मीर के हम एक इंतजार नहीं करा सके। बातें फिर वो लंबी हो जाती हैं, मैं क्या करूँ, फिर बात आगे से आगे बात निकलती जाती है।
بعض وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی نا آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تو ہم چاہتے ہیں کہ بڑے پرسکون رہیں, ہم ان کو کہتے ہیں جن کو کافر کہتے ہیں بچوں وہاں ڈنکیاں لگائیں اور بچے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ یورپ میں رہیں, ان کو نہیں چاہتے. اب مسئلہ یہ ان کے بچے ایسے چاہتے ہیں, میں کہیں مل چکا ہوں فلسطین وہ امن چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ پورا امن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ان کو جواب نہ پیش کریں نا, پھر یہ مسئلہ یہ ہے. اس میں یہ بات نہیں کہ اسرائیل والے ٹھیک ہیں, لیکن میرا مقصد آج بتانے کا نہیں تھا, میرا مقصد آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں جو پس منظر آپ کے سامنے لے کے آنا تھا کہ ان کے اپنے لوگ بھی ان سے کافی زیادہ تنگ ہیں. اب دوسری بات کرتے ہیں کرائے کے قاتل کے بارے میں. اگر پتہ پاکستان کا ڈیفینس منسٹر اس نے ابھی ریسنٹلی کہتے ہیں ایک انٹرویو دیا اسکائی نیوز کو, انگلینڈ کا اسکائی نیوز ہے, اس کے بارے میں تو سوال وغیرہ کیا گیا تھا, تو اس نے کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں ہم ایسا کہتے ہیں جو ڈرٹی ورک کرتے رہے ہیں امریکہ کے لیے اور ویسٹ کے لیے, مغرب کے لیے اور برٹن کے لیے یعنی انگلینڈ کے لیے کافی دہائیوں سے 30-40 سال سے ہم کے لیے ڈرٹی ورک کرتے رہے ہیں. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. اس نے آگے جگہ یہ بھی کہا کہ ہم اس کے ہماری غلطی کے اوپر پشیمان بھی ہیں, لیکن اس بات اس میں دو پہلو آ جاتے ہیں. ایک سائڈ والے لوگ جو کہتے ہیں کہ اس نے آ کے اس قسم کی بات کی, یعنی اپنا جو قصور مان رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی جو ہوتی رہی ہے ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر باقی علاقوں میں جو ہوتی رہی ہے, ہم دوسروں سے کے کہنے کے اوپر ایک کرائے کے قاتل کے طور پہ اس علاقے میں جتنا بھی امن خراب ہوتا رہا ہے وہ کرتے رہے, یعنی اس نے اس بات کو تسلیم کیا دیکھا جائے تو. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے آ کے ان کو کھلا جواب دیا, ایک یہ دوسری سائڈ والی پہلو بھی ہے. لیکن آپ کو جانا پڑے گا کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر دونوں پہلو کی بات کر لیتے ہیں, پہلے کی بات کرتے ہیں جو اس نے کہا کہ ہم وی ہیو بین ڈوئنگ اے ڈرٹی ورک فار یو ایس اے ویسٹ اینڈ انکلوڈنگ برٹن ایز ویل, تو اس کو اگر دیکھا اس بات کو سامنے رکھا جائے تو یہ دیکھا جائے یہ شرم کا مقام ہے نا. آپ لوگوں کو تو کوئی اسلام کی جنگ بتاتے رہے, جب ضیاء الحق بھی یہاں پہ آیا تھا اس بارے میں کمل ویڈیو موجود ہے, میرا آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا, کہ آپ لوگوں کو یہاں کہتے ہیں کہ ہماری اسلام کی جنگ ہے جی, ہماری فتح حاصل کر لیں گے, یہ ہے تو وہ ہے. تو بھائی وہی بات جو الزام لگایا جاتا تھا ہمارے اوپر آ کے کہ ہماری فوج جو ہے وہ کرائے کے قاتل ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں جہاں کے وہاں اپنی عوام کو جو حال کیا ہوا ہے, جو افغانستان میں کیا, ڈالر ہمارے جنرل جو کتنے امیر ہو گئے, تو آپ نے اس بات کے اوپر ٹھپا لگا دیا, یعنی اسٹیمپ لگا دیا. جن لوگوں کو ذرا بھی شک آیا تھا نا, ان کا اب شک رہنا نہیں چاہیے بھائی کہ ہم نے جس کو اپنی اسلام کی جگہ بنایا ہوا تھا, جو ہم دہشت گرد بنائے تھے کشمیر میں جا کے جو کر رہے تھے, جو افغانستان میں سب کچھ کر رہے تھے, تو وہ بات کلیئر ہو گئی بھائی ہم ان کے کرائے قاتل تھے. کرائے کا جو قاتل ہوتا ہے نا جو جس کو پیسے دیتے ہیں, وہ نہیں دیکھتا کہ اگر میں کس کو مانا کس کو نہیں مانا, اس کی کہتے ہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں باؤنٹی رقم ہوتی ہے, اس کو پیسے دو, بتا دو بھائی اے بندہ قتل کرنا ہے بھائی, کر ٹھیک ہے بھائی ہو جائے گا, یہ چکر ہوتا ہے. تو ہم نے مان لیا. اب دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اس نے ایک چیز کے جو ویسٹ کی ہپوکریسی ہے, جو ان کی منافقت ہے, اس کو بھی ایکسپوز کیا ہے. اس کو بتایا کہ یہ اس قسم کے لوگ یہ امن چاہتے نہیں ہیں. یہ ایک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی طالبان جن کو یہ کہتے ہیں فریڈم فائٹر ہیں, کہ یہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, بعد میں جہاں چلے لے کے تو ان کے دہشت گردی کا الزام لگا دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بچے کہتے ہیں ان کو اتھارٹی ہے. اب جہاں وہ طاقت ہے, وہ طاقت کے اوپر جا کے جس کا مرضی جا کے کس پہ لگا سکتے ہیں. میں اس کو صرف کاؤنٹر آپ ایک طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر پر اسٹیبلٹی لے کے آئیں, آپ اپنے لوگوں سے آنیسٹ ہوں, یہاں پہ ایک صحیح نظام آئے گا تب بھی اگر چل سکتے ہیں نا جا کے. جس طرح چائنا بھی اس طرح کے معاملات میں مبتلا آیا تھا, لیکن 20 سال میں انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے, اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے, انوویشن کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اپ لفٹ کیا. وہ بلیک میل میں نہیں آتے نہ. اب دیکھا میں بار بار کہہ چکا ہوں, نہ چائنا کا کوئی مذہب ہے بھائی, نہ کسی اللہ کا مانتے ہیں, نہ کسی رسول کا مانتے ہیں. وہ اپنے کہتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے ان چیزوں کے اوپر آئے ہیں, آج ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. وہ تو آپ کیسے بیان نہیں دے رہے ہوتے, آگے ہم ہی دے رہے ہوتے ہیں, جن کا پلے کچھ نہیں ہوتا. مسئلہ جب سوچ کا مقام یہ ہے, جتنی بڑی میں باتیں کر لوں جا کے دونوں طرف کے آپ جو بھی پہلو کر لیں, کہ جن کا جو معاملہ ہے جو ہم کہتے ہیں جو نیچے والا ہاتھ کبھی اوپر والے ہاتھ سے بہتر نہیں ہو سکتا. تو افسوس کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمارا ڈیفینس منسٹر بھی آ کے اوپنلی اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. یہ ایسے قوم کی طور پر ہماری کیا عزت ہے, یعنی ہماری باہر یہ مطلب ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو نیچے سے نمبر 4 کے اوپر ایسا تو نہیں نا آگی ہوئی نا. کہ یہی لوگ جو ہماری جو آج کل ہماری جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے بندے ہیں, جو بڑی باتیں کرتے ہیں, ان کی ساری جائیدادیں باہر ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لے کے سیاستدان, ہماری عدالت کے سپریم کورٹ کے جج سے لے کے ہمارے صحافی لے کے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ویسٹ والے بھی ایک ساتھ ہی, یہ ویسٹ والے اپنے ملک میں آج کل کریک ڈاؤن کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور باقی دنیا کا سارا گند لا کے اپنے ملک میں اکٹھا کیا ہوا ہے, اور دوسرے ملکوں کو یہاں پہ دوسرے ملکوں یہاں سے ان کے ملکوں کے اندر جا کے انہوں نے انریسٹ پیدا کیا ہوا ہے. بد امنی میں یہ بھی بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ دونوں پہلو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں. اب تیسری بات کرتے ہیں کہ مسلم بردرہڈ.
मुस्लिम ब्रदरहुड का आपने नाम सुना होगा कि आपको पता है मोर्सी की हुकूमत आई थी जब इन्होंने इजिप्ट वैसे मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में बता दूं आपको कि 1928 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी। ये आप कहते हैं इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी तहरीक भी कह सकते हैं। इसका जो क़याम अमल में आता है इजिप्ट के अंदर, उसके बाद वहाँ पे जब हुस्नी मुबारक की हुकूमत आई थी, लास्ट का थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके बताते हैं। जब हुस्नी मुबारक की हुकूमत आई थी, जब अरब लीग के बारे में, अरब स्प्रिंग के बहुत बड़ा एक इनकलाब आने की कोशिश हुई थी, उसके बाद वहाँ का जो प्रेसिडेंट जो था मुर्सी बन गया था। मुर्सी जो था मुस्लिम ब्रदरहुड से उसका ताल्लुक था, लेकिन साल के अंदर अंदर उसकी हुकूमत को उल्टा दिया गया और इसका सीसी साहब इजिप्ट के अंदर प्रेसिडेंट बने हुए, जो डिक्टेटर है जो फौज का। तो ये वो मामला है। लेकिन उसके इनके बारे में ये कहा जाए, मैं इजिप्ट भी जा चुका हूँ, उन लोगों से मिला, वो भी इनको मुस्लिम ब्रदर्स को इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये इस्लाम की इंतहा पसंदी फैलाने की कोशिश करते हैं। यानी दहशतगर्दी टाइप के लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के लोग हैं। कई मुल्कों में इसको बैन लगा दिया हुआ है, ऑलरेडी बैन लगा हुआ है इसके ऊपर। वो लगा हुआ सऊदी अरब के अंदर इसको दहशतगर्द तंजीम के तौर पर गिना जाता है, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर इसको, रशिया में इसको गिना जाता है, सीरिया में गिना जाता है। अब ये जॉर्डन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके थे और इन्होंने काफ़ी जड़ें इनकी मजबूत हो चुकी थी। पार्लियामेंट में अपोजिशन के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे थे और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता होता है कि रेडिकलाइज करते हैं आम यंग लोगों को। नफरत आप देख लें, किसी भी गरीब मुल्क के अंदर चेक कर सकते हैं आप जाके, आवाम के अंदर, नौजवानों के अंदर, हमारे मुल्क में चेक कर सकते हैं। हमारे तो एक नहीं, हमारे कितनी मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी जमातें पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं। आप चेक कर ली, इस वजह मुल्क चेक कर लें, हर चीज़ में दो नंबर भी कर जाते हैं और फिर हर जगह जाके अपनी कहते हैं मदद का तड़का भी लगा जाते हैं। किसी और चीज़ में कोई मामला नहीं है, यही चीज़ है। तो जॉर्डन के अंदर जो ओमान का कंट्री है, वहाँ पे उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी है हमेशा के लिए। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क के अंदर अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, दहशतगर्दी के मामला कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ साजिशें करते हैं। हर किस्म के पॉलिटिकल लिहाज से कोई भी आप वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। अच्छा ये बुरा है भाई, ये फैसला आपने खुद कर लिया, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक भी है। कम से कम उन्हें पाबंदी लगाई की हिम्मत उन्होंने की है ना भाईजान, लगाई है ना उन्होंने, बाकी मुल्क में लगाई हुई है। पाकिस्तान भाई छोटे ये मौलवी पाबंदी लगाना वाली मुश्किल होता है, वो खुले आम जाकर ये वज़ीर दफा जो है ख्वाजा आसिफ, जिन्हें स्काई न्यूज़ की बातें कर रहा था बड़ी बड़ी हैं, इसके ऊपर धमकियां दे रहे थे वो TLP वाले। इसकी इतनी जरूरत नहीं हो सके उनको सुना सके आकर। ये आपका सामने ना यही चीज़ें हैं। आप कुछ चीज़ को समझने की कोशिश करें, हर चीज़ को साजिश न लिया करें, अपने मामला चेक करें कि हम किस किस्म के हैं, कि देखें जी अपने जब मजहब के तौर पे लोगों को इस्तेमाल करेंगे, कल वही आपको डसेंगे आके। तो ये सब कुछ हो रहा है भाईजान। इसलिए इस्लामी दुनिया में चेक कर लें, 1000 साल में हम एक भी चीज़ इन्वेंट नहीं कर सके कि जो जाके हम कह सकें जी हमने ये चीज़ बनाई है। कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें फिर करने से आप जो उसका नतीजा निकलता है आपके सामने निकल चुका हुआ, और निकल भी रहा है भाईजान। अब आगे बात करते हैं पोप फ्रांसिस का। पता है पोप फ्रांसिस की जो वफात हुई है, जो ईसाइयों का, मसीहियों का जो मजहबी पेशवा हैं, उनकी वफात हुई है ये 21 अप्रैल 2025 यानी 21 अप्रैल 2025 को हुई है। उनकी उम्र जो थी वो 88 साल है थी। ये अर्जेंटीना से उनका ताल्लुक था। ये अमेरिका जो बरआज़म है, उस बरआज़म के पहले पोप है थे ये वाले, और इनके 266वें पोप थे। इसके बड़ी में ज़्यादा वीडियो मौजूद है, मैं आप टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे जाकर चेक कर सकते हैं। 266 यानी 266वें पोप थे। अगले पोप के लिए इंतखाब वगैरह हो रहा है। तो इन्होंने पोप का जो ओहदा संभाला था ये 2013 में संभाला था, या 2013 के अंदर इनकी वफात वगैरह हो गई है। अभी उनके फ्यूनरल वगैरह भी है, सारे वर्ल्ड लीडर वहाँ पे गए हुए थे। जो मैं थोड़ा सा बता सकूँ कि इनके बारे में थोड़ी मालूमात। वैसे उन्होंने फ़लस्तीन के कॉज के लिए काफ़ी ज़्यादा बात की है, वहाँ अमन के लिए बात की। ये काफ़ी अमन के कहते हैं, आप कह सकते हैं चैंपियन भी आप कह सकते हैं। बड़ी हर वक्त फ़लस्तीन के बारे में उनसे लोगों से बातचीत भी कर रहे हो, तो इसलिए इनका एक बड़ा अहम काम है पीस मेकर के तौर पे, इसलिए काफ़ी इज्जत की जाती है। लास्ट नॉट द लीस्ट मैंने बताए थे आपको ईरान के बारे में कि ईरान की बंदरगाह के ऊपर बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 40 लोगों की जान गई है और तकरीबन 800 लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये ईरान की सबसे बड़ी बंदरगाह है। बंदरगाह जो पोर्ट होती है, जैसा कराची की पोर्ट है ना, इस तरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिपमेंट वगैरह आती है, सामान वगैरह वहाँ पे आता है। तो वहाँ पे वो धमाका वगैरह हुआ, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जानी नुकसान तो अपनी जगह हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। उसके अलावा बाकी काफ़ी सामान का नुकसान हुआ। उसके शक का जो इंटरनेशनल मीडिया जो है और डिफरेंट किस्म की जो थ्योरी सामने आई हैं, वो यही है कि यहाँ पे इनको मिसाइल के फ्यूलिंग के लिए जो इनकी शिपमेंट आई थी, जो इनका यहाँ पे सामान वगैरह आया था, ये वो उसके अंदर उसकी वजह से वहाँ पे आग लगी, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ है। इतना बड़ा धमाका होना कोई छोटी बात नहीं होती। थोड़ी मोटी आग लगने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतना बड़ा धमाका होने के अंदर वो जो शक जो पैदा हो रहा है, उसके अंदर काफ़ी हद तक हकीकत भी हो सकती है। तो ये जो बंदरगाह का नाम है, ये है ये शाहिद रजाए, इस बंदरगाह का नाम ये है। तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। ये अफसोसनाक वाक़या ईरान के अंदर पेश आया। हमारा मीडिया तो बहुत कम ही दिखाता है भाईजान इस तरह की चीज़ें, उनको बाकी चीज़ों से फुर्सत मिलती नहीं है। अब क्या करें। तो यही मेरी कोशिश होती है आपके सामने आपको अपडेट कर सकूँ दुनिया के कई मामलों के बारे में, डिफरेंट किस्म की बाकी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा होता हूँ, ताकि आप वेल इक्विप हो सकें, आप जान सकें। ना सिर्फ न्यूज़ की बात नहीं होती, एनालिसिस पेश कर सकूँ डिफरेंट किस्म के, यानी डाइवर्स किस्म के आपके सामने, ताकि आपकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा हो। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगे समाधान चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।